प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है और आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। आपसे कुछ देर पहले यह खबर आई कि उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी उनका भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। वजीर आजम पाकिस्तान है, उनकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें जल्द सेहत याब करे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से आज इसकी तस्दीक हुई और उनका यह कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद अपने आप को घर में ही करंतना कर लिया है। एक चीज जो यहां पर बताना जरूरी है, और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी उसकी वजाहत की कि बहुत से लोग वजीर आजम को 2 रोज पहले लगने वाली वैक्सीन से जो है वो उनके कोरोना टेस्ट को जो है वो जोड़े हैं। ये जरूरी नहीं है क्योंकि कोरोना मुस्बत आने का जो दौरानिया है वो 5 से 7 रोज का जो है वो बताया जाता है और वैक्सीन दूसरी डोज के बाद ही करामत समझी जाती है। इसलिए वैक्सीन के हवाले से शकूक व शुबात का शिकार ना हो। आज डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह भी बताया कि कोरोना केसेस की जो शरह है वो 4.5% से बढ़कर 9.5% आ गई है और ये जो दबाव है वो इस्लामाबाद, पंजाब और पेशावर में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस लहर से कैसे निमटना है ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि सियासत में हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस वक्ती तौर पर जो है वो टल गए हैं। मार्च के आखिरी दिनों में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का मामला जो है वो इल्तवा का शिकार हो गया और अपोजिशन ऐसा लगता है कि अपने मामलात में उलझी हुई है। इन मामलात को सुलझाने की कुछ कोशिश भी की जा रही है। अपोजिशन जमातें जो ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट के इंतखाबात में इकट्ठी नजर आई, अब कराची में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले वो अपने अपने उम्मीदवार लाने का सोच रही हैं। नून लीग को अभी ये उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे और यही बात आज शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह ने की। पीडीएम अल्लाह के करम से कायम है। पीडीएम एक मकसद के लिए है कि मुल्क का मामलात आइन के मुताबिक चलें। पीडीएम कभी तितर बितर नहीं हो सकती, पीडीएम कभी नाकाम नहीं हो सकती। पीडीएम एक मकसद के लिए है कि मुल्क का सियासी निज़ाम, मुल्क में हुकूमत का निज़ाम आइन के मुताबिक चले। इसमें इंशाअल्लाह ये कामयाब होगी। अगर आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के मामलात को आइन के मुताबिक चलाने में कामयाब होते हैं तो सब उनके साथ हैं। लॉन्ग मार्च जो कॉल ऑफ किया गया है वो गलत तौर पे हुआ है, उसे हमें जो है वो जारी रखना चाहिए था। गो इस्तीफों के ऊपर अगर इख्तलाफ था भी तो उस इख्तलाफ को जो है वो मौखर किया जाता या उसके ऊपर जो है वो बैठ के को फैसला किया जाता। जो कुर्बानी वाली ईद आने वाली, इनसे पहले जो है इनकी कुर्बानी करेंगे। पीडीएम जो है वो दोबारा मुनज़्ज़म हो के लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करेगी। जो ये टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है इसको हर कीमत पे जो है इससे इस मुल्क और कौम की जो है वो जान छुड़ाएंगे। लेकिन हुकूमत को अपोजिशन की सफ़ों में मजीद दरारें नजर आ रही हैं और आज इस हवाले से बात भी की और फरदौस आशिक आवान साहबा अपोजिशन जमातों के अंदर इख्तलाफात देख रही हैं। दोनों के दरमियान जो लीग का मैच चल रहा है तो नून लीग के अंदर जो हमजा लीग और मरियम लीग है उसके दरमियान जो मैच है वो दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और अनकरीब जो है आप देखेंगे कि मरियम लीग जो है अपनी कनीज़ाओं के साथ मिल के आवका करती ही नजर आएंगी और हमजा लीग जो है वो शरीफ लीग की मैच में आगे बढ़ जाएगी। क्या अपोजिशन अपने अंदरूनी इख्तलाफात खत्म कर सकेगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत 3 ऑर्डिनेंसेस लाने का भी इरादा रखती है, जिसमें एक नेपरा की खुद मुख्तारी, दूसरा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और तीसरा जो इनकम टैक्स में सब्सिडीज जो है वो दी गई थी उनको खत्म करने के हवाले से। इस पर भी अपोजिशन तनकीद कर रही है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इशू कोरोना की तीसरी लहर, उस हवाले से जो है वो बात होगी। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरबरा एनसीओसी असद उमर साहब मेरे साथ मौजूद है। असद उमर साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो जो आज की जो सबसे अहम और बड़ी खबर थी, वजीर आजम इमरान खान कोरोना वायरस का शिकार हो गए, उनकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं। आप क्योंकि सर वफाकी वजीर हैं, बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, वजीर आजम की सेहत के हवाले से जरा हमें बताइए, क्या अब तक क्या मालूमात जो है वो पहुंची है, उनकी तबीयत कैसी है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पॉजिटिव तो है जाहिर है, लेकिन उनकी कोई बहुत अलामात जो हैं बहुत सिवियर नहीं है। वैसे माशाल्लाह फिट आदमी है, इंशाल्लाह ताला जो है जल्द वो रिकवर करेंगे इससे। लेकिन जाहिर है उन्होंने क्वारंटीन कर लिया अपने आप को, आइसोलेशन में हैं अपने घर पर,
और वो जो क्वारंटीन पीरियड होता है, जब तक वो इन्फेक्शन है तो उस वक्त तक वो क्वारंटीन ही रहेंगे। अच्छा, और इससे सरबराहान ममलिकत शिकार हुए हैं इस वायरस का, लेकिन मसरूफियात उन्होंने भी जारी रखी। वजीर आजम कैसे अपनी मसरूफियात जो है वो जारी रखेंगे? नहीं, घर से जो काम हो सकता है वो शायद करेंगे, लेकिन जाहिर है कि वो घर से बाहर नहीं निकल, अपनी वो आइसोलेशन जो है उससे बाहर नहीं निकल सकते, वो तो मेडिकल एडवाइस के खिलाफ है। अच्छा असद उमर साहब, ये जो तीसरी लहर है ये बहुत हमने तेजी से केसेस बढ़ते हुए देखे हैं, इसकी वजूहात क्या है? ये क्या इसकी वजह बरतानवी वेरिएंट है, या आपको बतौर सरबराह एनसीओसी, क्योंकि आप तो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, या इसकी वजूहात कुछ और भी हैं? रहमान, जैसे आपको पता है कि वो एनसीओसी के अंदर जो हम देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ उस वक्त की सूरत हाल नहीं देख रहे होते हैं, हम ये भी देखते हैं कि ये कहाँ जा रहा है। और इसीलिए अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते 10 दिन से हमने ये वार्निंग देनी शुरू हुई थी, जो एकदम स्पाइक एक्सप्लोड किया उससे पहले की बात है, क्योंकि हमें नजर आ रहा था। वजह उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो तो यही बरतानवी जो स्ट्रेन आया है वो बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। आपने देखा है बरतानिया के अंदर इसने पूरी सर्दियों के अंदर कितनी तबाही मचाई, और बदकिस्मती से मुल्क भी ज्यादा है। लेकिन उसका दिफा करने के लिए हमें जो काम करना है वो ये कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, वो अवाम अब करने को तैयार नहीं नजर आ रही है। और इंतजामिया भी, मैं कहूँगा, मैंने 8-10 माह बहुत तारीफ की है, और वो इसलिए की है इंतजामिया की तारीफ कि उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, डिप्टी कमिश्नर वाला, उनका अमला, और जो हेल्थ के हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वाला, उन्होंने कमाल का पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में बहुत काम किया है। लेकिन इस वक्त जो मुझे इंतजामिया जो है वो लगता है कि क्योंकि जरा सी रेजिस्टेंस आ रही है, लोग इस दफा जहनी तौर पर तैयार नहीं है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है, इन्फोर्समेंट का काम है, वो भी कमजोर चल रहा है। और आज सुबह की एनसीओसी मीटिंग के अंदर भी इसका नोटिस लिया गया था। मैंने एक स्पेशल ऑडिट करवाया था और उस ऑडिट से भी कंफर्म हुआ कि कंप्लायंस बहुत लो है। तो वो एक खतरनाक स्ट्रेन और उसके ऊपर फिर हिफाजती तदाबीर का ना होना, वो जिसको कहते हैं ना मोलोटोव कॉकटेल वाली सूरत हाल है। अच्छा सर, अब ये पीर को आपका एक और अहम इजलास है, क्या ये जो अभी मैयज लिए गए हैं, क्या इक़दामात मजीद सख्त भी हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं? जी, हमने सूबों से भी मशवरा मांगा है, क्योंकि ग्राउंड पे सूरत हाल का एक्सेस वो फेस करते हैं, और जो इन्फोर्समेंट होनी है, जो फैसला होना है, उसकी अमल दरामद भी उन्होंने कराना है। इसलिए जरूरी है कि वो उस मुशावरत में शामिल हो। लेकिन जो सूरत हाल है उसमें तकरीबन यकीनी है कि पाबंदियां जो हैं जरा ज्यादा सख्त की जाएंगी। कौन सी पाबंदी होगी वो अभी ज़ाहिर मैं नहीं कह सकता, वो तो जिस वक्त सब साथ बैठेंगे और मुशावरत होगी उसके बाद फैसला होगा। लेकिन सबसे पहली अवलीन तरजीह तो ये है कि जो पाबंदियां इस वक्त लगी हुई हैं उनको इन्फोर्स कराना। अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया है 1500 लोगों की इंडोर शादी इस्लामाबाद के अंदर, और इस किस्म का काम जो है वो तो अगर हमने जारी रहने दिए तो ये तो हम पूरा मुल्क बंद करवाने की तरफ जा रहे हैं। और इंतहाई खुद गर्जी और गैर जिम्मेदार होने की इंतहा है। और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको सब मालूमात हैं, और उसके बावजूद ऐसे काम हो रहे हैं। और खैर अगर वो करना भी चाहें तो ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है, तो उन्होंने इन्फोर्स करना है। तो इन्फोर्समेंट पर बहुत जोर होगा, और उसकी रिपोर्टिंग जो है वो भी हम ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि कुछ मजीद पाबंदियां भी लगानी पड़ेंगी। अच्छा सर, वैक्सीनेशन वाला जो है वो फेज चल रहा है, जो फेजेस आपने वैक्सीनेशन के तय किए हैं, हमारे जो वैक्सीनेशन की दस्तयाबी है, क्या हर फेज के लिए जितनी हमारी डिमांड है, जितनी वैक्सीनेशन हमें चाहिए, हमारे पास उसकी दस्तयाबी है? जी, हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी वो ऐसे ही होता है। जब बड़ा काम शुरू करते हैं, शुरू में जब एसओपी एनफोर्समेंट भी शुरू की थी तो यही हुआ था। कुछ टाइम लगता है, बिकॉज एक बहुत बड़ा सिस्टम है, सैकड़ों वैक्सीनेशन सेंटर पूरे पाकिस्तान में फैले हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम जो है वो तेजी पकड़ता है। शुरू के अंदर दिन के अंदर 4-5 हज़ार वैक्सीनेशन हो रही थी, अब 30 से 40 हज़ार हो रही हैं। आगे इंशाल्लाह ताला इससे भी ज्यादा होंगी, और वैक्सीन की दस्तयाबी जो है, फराहमी जो है, उसको हम यकीनी बना रहे हैं कि सिस्टम की जितनी कैपेसिटी हो और जितने लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं उसके ही मुताबिक उसकी अवेलेबिलिटी हो। अभी 5 लाख वैक्सीन चंद दिन पहले पहुंची थी, 10 लाख वैक्सीन, 10 लाख से ज्यादा 10,60,000 वैक्सीन जो है वो अगले 10 दिन के अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद मजीद ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं अप्रैल की डिलीवरी के लिए। इनफैक्ट मई की डिलीवरी के लिए भी ऑर्डर इस वक्त प्लेस हो चुके हैं, और जो हम कोशिश कर रहे हैं वो मई वाले ऑर्डर जो है वो अप्रैल में ही आ जाए, कम से कम अप्रैल के दूसरे हाफ में आ जाए।
तो वो इंशाल्लाह ताला जो फरामी है वैक्सीन की उसको यकीनी बनाया जाए। अच्छा, मगर सर ये जो वैक्सीन अभी लगाई जा रही है तो चाइनीज वैक्सीन है, तो ये चाइनीज वैक्सीन ही आने वाले दिनों में भी जो है वो दस्तयाब होगी या कोई और जो है वो दीगर वैक्सीन जो अवेलेबल हैं उनकी तरफ भी जो है वो देखा जा रहा है या वो भी जो है वो लाई जा सकती हैं? हमारी इस वक्त जो प्रोक्योरमेंट हो रही है जी वो चाइनीज वैक्सीन है। 2 मुख्तलिफ टाइप की वैक्सीन है, एक तो साइनोफार्म है, दूसरी कैंसाइनो जिसके ट्रायल्स भी पाकिस्तान में हुए थे। तो वो दोनों इस वक्त प्रोक्योर की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है उन्होंने स्पुतनिक की भी 50,000 शायद वैक्सीन हैं, 50 या 60,000 जो उन्होंने स्पुतनिक की मंगाई है। लेकिन जो सरकारी तौर पर जो ऑर्डर्स पेश हुए हैं वो चाइनीज वैक्सीन के हुए हैं। इसके अलावा जो गावी के जरिए वैक्सीन आनी थी वो एस्ट्राजेनेका है, लेकिन एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन गावी के जरिए आनी थी उसके अंदर ताखीर हुई है और वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं तमाम दुनिया में आज सुबह BBC की रिपोर्ट चल रही थी। वो गावी की अभी तक इंडिया ने पूरे एशियन कंट्रीज की सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारे पाकिस्तान एशियन कंट्रीज की जो डिलीवरी थी उसकी अप्रूवल नहीं दी है। अच्छा। तो जब भी वो गावी की अप्रूवल आती है तो वो फिर एक मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन होगी, मुख्तलिफ सोर्स की वैक्सीन होगी जो आएगी, लेकिन अभी तक जो वो चाइनीज है। अच्छा, और सर बहुत सारे ममालिक, आखिरी सवाल है, इजाजत दे रहे हैं प्राइवेट तौर पर भी जो है वो वैक्सीनेशन की, तो हमारे यहाँ भी NCOC देख रही है इस सिचुएशन पर गौर करी है कि आने वाले दिनों में जो है वो प्राइवेट तौर पर भी जो है वो वैक्सीनेशन लगवाने की इजाजत दी जा सकती है? हमने तो ये बहुत पहले ये फैसला कर लिया था कि जाहिर है मरहलावार होती है हुकूमत जो फराम करती है। दुनिया में इवन अमेरिका के अंदर भी जो है वो मरहलावार हो रही है और कई महीनों में जाके मुकम्मल होगी। और हुकूमत ने ये फैसला किया, वफाकी हुकूमत ने, कि हर पाकिस्तानी के लिए वो मुफ्त के अंदर वैक्सीन लगवा देंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई सूबा मंगाना चाहता है तो उनको भी हमने इजाजत दे रखी है। जो भी सूबा अगर अपने शहरियों के लिए लाना चाहता है वैक्सीन उसकी भी इजाजत हो। और प्राइवेट सेक्टर की भी हमने इसीलिए दे दी थी कि जो मुखय्यर हजरात हैं, नहीं इंतजार करना चाहते, वो जल्दी लगवाना चाहते हैं, तो बेशक उनके पास ये ऑप्शन होना चाहिए। 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन आ गई है। उसमें से ड्रैप की कमेटी ने उसकी प्राइसिंग का कोई फैसला करना होता है। अच्छा। वो उनके एजेंट से सुनाई दे रहा है कि ड्रैप ने जो कीमत मुतय्यन की है वो कम कर दी है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। जो कोई भी इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में अगले चंद दिनों के अंदर प्राइवेट सेक्टर की वैक्सीन भी मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, असद उमर साहब बहुत शुक्रिया, आपका सरबरा NCOC हमारे साथ मौजूद थे। कोरोना के हवाले से तो हमने उनसे बात की, मगर आज की जो हमारी डिबेट है, ये जो ऑर्डिनेंसेस की बात हो रही है, इस पर आज हमें प्रोग्राम में जो है वो बात करनी है। और दूसरा जो PDM के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनके हवाले से हमें बात करनी। वेरी क्विकली मेरे साथ जो आज के प्रोग्राम में डिबेट में मेहमान शरीक है, तारुफ करा देता हूँ। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कमर जमान कार था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमारे साथ आज के प्रोग्राम में जो है वो मौजूद होंगे। और हुमायूं अख्तर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं कायरा साहब आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये कोरोना की तीसरी लहर और वजीर आजम जो है वो भी अब उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया। एक तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, जरा इस पर कमेंट कर दीजिए। फिर जो है वो हम इस डिबेट को जो है वो आगे लेके जाते हैं, जो ऑर्डिनेंसेस की बात है और PDM की जो बात है। आई एम सॉरी, मैं आपके सवाल का दूसरा हिस्सा नहीं समझ सका। वजीर आजम साहब को अल्लाह ताला जिंदगी और सेहत दे। हमारे उनसे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं। वो इस मुल्क के हम तो उनको मुतनाज़ ही कहेंगे, लेकिन वो वजीर आजम है और उनको उनका अल्लाह ताला जल्द उनको सेहतयाब करे। और बाकी कौम को भी, जो भी लोग इस मर्ज के शिकार पाकिस्तान में या दुनिया भर में है, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। लेकिन मेरी उनके लिए नेक ख्वाहिशात बनना है। ठीक है, मलिक साहब, मलिक अहमद साहब जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी जी, आ रही है जी आपकी आवाज। जी जी मलिक साहब, आपको आवाज आ रही? जी अभी आ रही है। अच्छा जी मलिक साहब, ये एक तो वजीर आजम का जो टेस्ट आज पॉजिटिव आया है उस पर मुझे आपका कमेंट चाहिए, और दूसरा फिर ये जो तीसरी लहर है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
इस पे मेरा ख्याल है कि चाहिए थी इसको लेके अब वो किसी जगह पर भी ऑब्जर्व उधर जाकर देखे उनको निकालना था कि मलिक साहब, आपकी मेरा ख्याल है कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम है। लेट मी फिक्स दैट। मैं जरा हुमायूं अख्तर खान साहब की तरफ चला जाऊं। खान साहब, आप कमेंट कर दीजिए जरा इसके ऊपर, और फिर जो है वो मैं जरा अपनी डिबेट की तरफ जो है वो जाऊंगा। जी, हम सब दुआगो हैं वज़ीर आज़म के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। हमारी तो ना सिर्फ मुल्क के वज़ीर आज़म है, पार्टी के सरबराह हैं, हमारे पार्टी के लीडर हैं। एक दो चीज़ें पता चलनी चाहिए कि बहुत सेहतमंद आदमी जैसे वज़ीर आज़म हैं वो भी एक्सपोज हो सकते हैं अगर उनकी जो काम की नौयत भी ऐसी है कि पूरे दिन पब्लिक डीलिंग होती है। दूसरा ये कि उन्होंने एक दिन पहले या 2 दिन पहले उनको पहली शॉट लगी थी, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि पहली शॉट के बाद भी एक पीरियड होता है, दूसरी शॉट में 3 हफ्ते बाद लगती है और उसके बाद भी कोई 1 से 2 हफ्ते लगते हैं फुल इम्यूनिटी आने पे। तो लोगों को इससे कुछ सबक हासिल होना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि गालिबन अगर तो ये ब्रिटिश वेरिएंट है तो इसमें ये फैलता ज्यादा तेजी से है और मौलिक ज्यादा होता है, जैसे असद उमर साहब फरमा रहे थे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हुकूमत के जो अहकामात हैं, NCOC के जो अहकामात वक्तन फवक्तन जारी होते हैं, लोग उनको तवज्जो दें। ये वायरस खत्म नहीं हुआ, इसका नया वेरिएंट इस वक्त वजूद में है और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो इस वक्त कौम को अपनाने की अशद जरूरत है। ठीक है, मैं सर एक ब्रेक ले रहा हूँ, जरा मैं चाहता हूँ जरा ऑडियो फिक्स कर लें और उसके बाद जब वापस आए तो डिटेल के साथ ये जो ऑर्डिनेंसेस की बात हो रही है, की शराइत की बात हो रही है, इस पर और PDM के जो इंटरनल रिफ्ट है, अंदरूनी इख्तलाफात, उन पर इस डिबेट का आगाज कायरा साहब से करेंगे। इस ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो ऑर्डिनेंसेस की बात हो रही थी और अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत एक मिनी बजट लाने की जो है वो तैयारी कर रही है। 3 ऑर्डिनेंसेस की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है, एक नेपरा के हवाले से, स्टेट बैंक के हवाले से और इनकम टैक्स की जो छूट है उसके हवाले से भी। कारा साहब, हुकूमत ये कहती तो है कि इदराक है हमें महंगाई के हवाले से जो मुश्किलात हैं। आज तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से काफी देखी गई इन ऑर्डिनेंसेस के हवाले से। आर्गुमेंट ये है कि IMF की शराइत है, ये मानना जरूरी है, ये करना जो है वो इसकी जरूरत है। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि हमें अपनी ऑटोनॉमी की तरफ, यानी हमें बैंक भी ऑटोनॉमस चाहिए, हमें नेपरा भी ऑटोनॉमस चाहिए, हमें उन सब की ऑटोनॉमी का बड़ा ख्याल करना चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान की भी कोई ऑटोनॉमी है कि पाकिस्तान IMF की शराइत के आगे हाथ बांधे खड़ा होगा? अगर आज पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत अच्छा है, हमारे पास रिजर्व बहुत अच्छे हैं जिस तरह गवर्नमेंट क्लेम करती है, तो फिर उनसे $500 मिलियन की ये किस्त लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अवाम के ऊपर ये बोझ एक तरफ डाल रही है। लेकिन जब नेपरा आज़ाद हो जाएगा तो वो तो बिजली के रेट अपनी मर्जी से बढ़ाएगा और वो अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आपको बैंक अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी फंक्शनिंग में ऑटोनॉमी चाहिए, लेकिन बादर पिदर आज़ादी तो नहीं दे सकते आप। हमारे जैसे मुल्कों में और हमारे जैसी इकोनॉमीज में अगर आप रेगुलेटर को मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर दें तो फिर पार्लियामान किसी वजूद में नहीं रहती और उसके अपने बड़े रिपरकशंस हैं। मैंने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की बात सुनी है इसकी ऑटोनॉमी के ऊपर, जो इस पे शदीद मोतरज हैं। ऑटोनॉमी, उसकी आज़ादी फंक्शनिंग की हद तक तो होनी चाहिए ताकि उसमें उसको अपनी पॉलिसीज में आज़ादी हो, लेकिन अगर आप उसको बिल्कुल आंसरेबल ही नहीं रहने देंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा। और ये सबसे खौफनाक बात यह है कि जो आपने सब्सिडियां दी थी पाकिस्तान के अवाम को, जो वो अब विड्रा करने जा रहे हैं, कितना बोझ डालेंगे पाकिस्तान के लोगों को। देखिए ना, उन्हीं किसी भी रियासत के लोगों को अपनी रियासत पर ट्रस्ट तो कायम रहना चाहिए ना।
अगर ये आलम हो कि लोग कहें जी भाड़ में जाए सब कुछ, अगर हमारी जिंदगी में हम ये पे ही नहीं कर सकते और हमारे बच्चों को हम रिस्क ही नहीं दे सकते, तो ये सबसे बड़ा अजाब होता है। इस ट्रस्ट का बहाल रहना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली आज हम अपनी बहुत सारी पॉलिसियों में दीगर ममालिक के आगे बिल्कुल झुके हुए हैं, और हमने इन ऑर्डिनेंसेस को जिस तरह पास करके और पार्लियामेंट को बायपास करके ऑर्डिनेंसेस के जरिए, इन पर कोई डिबेट ना हो, ऑर्डिनेंसेस के जरिए आप फाइनेंशियल जो हमारा बजटिंग है या फाइनेंस बिल है उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। ये बहुत घिनौनी बात है। कार्य साहब, जो पार्लियामान में क्या आपको लगता है इस पर बात हो सकती है, जो हमारे इस वक्त सियासी हालात हैं? देखिए, हालात जो भी हो, क्या पार्लियामान इसका मतलब डिसफंक्शनल हो गई है? क्या पार्लियामान को बंद कर देना चाहिए? अगर फर्ज करें अपोजिशन नहीं भी आ रही तो हुकूमत की तरफ से लोग बातें करेंगे, उनको आजादी से बोलने दें। ये मत करें कि लोगों की जबान बंदियां कर दें। फिर आपके पास सेनेट बैठी है, सेनेट के अंदर इसको लेके आए, लोग अपनी राय तो दें। और फिर ये भी होता है जब के हुकूमतें, अगर आपके IMF के नुमाइंदे आपके फैसले करने वाले ना बैठे हो, तो फिर हुकूमत बाज़ औक़ात पार्लियामान के फ्लोर को, वहां के होने वाली डिबेट को अपनी स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल करती है, इन इदारों से डायलॉग करने और आलमी हुकूमतों से डायलॉग करने के लिए कि हम क्या करें। हम पार्लियामान के आगे भी हमारी भी मजबूरियां हैं, तो हम सारी शराइत आपकी नहीं मान सकते। तो यूं बिल्कुल स्ट्रेट वे अगर आप लेजिस्लेशन ही इस तरह कर रहे हैं ऑर्डिनेंसेस के जरिए और आप पार्लियामेंट में नहीं जा रहे, तो आप दो तरह का ज्यादती कर रहे हैं। तो आप पार्लियामान को गैर मोतबर कर रहे हैं, और दूसरा स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं जो आप लूज कर रहे हैं। राइट। मैं हुमायूं अख्तर साहब, अब इसमें एक तो सियासी सवाल है जो कायरा साहब ने अभी बात की कि ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों, आप इस पर कुछ डिबेट तो करवाएं, IMF के साथ बेशक बात आपने करनी है। और दूसरा इसमें जो है वो एक इकोनॉमिक क्वेश्चन है कि पहले से कंडीशन मौजूद थी। नहीं, वो कंडीशन तो मौजूद है, मगर उसकी एक डेडलाइन है ना, वो अब जो है वो मीट होने जा रही है। अब इसमें जो ऑर्डिनेंसेस, ये नहीं हुआ कि अचानक आ गई और गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है कि वो पार्लियामेंट के पास जा सके। ये पहले से मौजूद थी और बड़ा वक्त वो कर सकते थे पार्लियामेंट में डिबेट कराने का। दूसरा, स्टेट बैंक के हवाले से और नेपरा के हवाले से क्या आपको लगता है ठीक फैसला होगा अगर ऐसा होता है, ऑर्डिनेंस आता है? वो तो हम ऐसा समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो है मानजर, ये कोई पक्का कानून बन गया है। ऑर्डिनेंस की आई थिंक 120 दिन की या 90 दिन की टर्म्स होती हैं, उसके बाद ये ऑर्डिनेंस नल एंड वर्ड हो जाता है अनलेस इट इज पास्ड through the proper process in the National Assembly and the Senate. So ultimately अगर उस ordinance ने in the shape of an act आना है तो वो पार्लियामेंट से गुजरेगा और डिबेट्स जो भी रिक्वायर्ड है वो होंगी। That's point number one. Point number two is मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये रेगुलेटरी बॉडीज की जो ऑटोनॉमी है ये कोई अभी आज ही इजाद हुई है। ये 90 की दहाई से, और इसमें ज्यादा और दोनों पीपल पार्टी और PMLN के थे, थ्रू लेजिस्लेशन हमारे अपने प्रॉपर जो डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन का पॉलिसीज थी, उनके तहत ये रेगुलेटरी इदारे ऑटोनमस बनाए गए थे। अब अगर एक इदारे की, पेपरा, ओग्रा, नेपरा, अगर एक इदारे की ऑटोनॉमी आप थोड़ी सी उसमें टिंकरिंग कर रहे हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है कि नए सिरे से जहां तक स्टेट बैंक का ताल्लुक है, 90 की दिहाई में आप जाके देख लें, नए एक्ट्स आए हुए हैं। ये सिर्फ IMF से रिलेटेड नहीं है, जो सारी दुनिया की तरह, और आप बर्रे सगीर में देख लें जो ममालिक हैं, सारी दुनिया के ममालिक हैं, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जो स्टेट बैंक्स होते हैं, वो होते ऑटोनमस हैं। और ये किसने कह दिया? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात तो नहीं हम कर रहे, या नेपरा, सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं, पाकिस्तान के कवानीन के तहत बनी हुई हैं। ये कौन कह रहा है कि हम अपनी ऑटोनॉमी IMF को बेच रहे हैं? और ये सिर्फ $500 मिलियन की बात नहीं होती, बात ये होती है कि जिस हालत में इकोनॉमी छोड़ी जाती है उसमें IMF का प्रोग्राम आता है, उसमें इतनी रकम नहीं होती। रकम देखें, टोटल प्रोग्राम की $6 बिलियन है। IMF के प्रोग्राम से दुनिया में आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग बनती है। आप डेट लेना चाहें, जैसे सकूक बॉन्ड या यूरो बॉन्ड्स, वो आप आसानी ले सकते हैं।
आपके दुनिया के डेवलपमेंट के इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, आप उनसे ज्यादा डीलिंग कर सकते हैं। वो आपको सस्ता कर्जा देते हैं। ये नहीं होता कि PMLN की तरह $14 बिलियन का हम कमर्शियल डेट ले आए उठा के। ये चीजें भी मद्देनजर रखनी होती हैं। मगर सर नेपरा के हवाले से वो सवाल है कि नेपरा के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस होता है, वो शायद इससे जो है वो खत्म हो जाएगा। और जो प्रपोज्ड है, जो मैकेनिज्म है कि नेपरा जो है, अभी तक ये इतलात है क्योंकि ऑर्डिनेंस अभी आए नहीं है, मगर वो मीडिया रिपोर्ट्स ये हैं कि 34%। हाँ, मैं कर रहा था, एक मिनट दो जरा मैनू। दूसरा जो है वो स्टेट बैंक की अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म के हवाले से भी इस पर जो तज्जियाकार हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि स्टेट बैंक को अगर आप इंडिपेंडेंट ऑटोनमस तो करें, लेकिन इसकी फिर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इसका क्या होगा? सर पहले कौन सा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म था? अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बिल्कुल मौजूद है और मैंने उन चंद तज्जियाकारों की व्यूज सुने हैं और मुझे अफसोस होता है क्योंकि मैंने इनमें से बहुत से तज्जियाकारों के इन दौरों से पहले भी व्यूज सुने हुए हैं। ये कोई ऐसा इदारा नहीं बन रहा। यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड जी। अच्छा, मेरा ख्याल है खान साहब का जो है वो कनेक्शन जो है वो अभी हम कोशिश करते हैं कि दोबारा जरा अपनी बात पूरी कर ले। बट मलिक साहब, क्यों इसे मिनी बजट? जी सर, मैं ये जी कह रहे साहब कि हम तो ये कह रहे हैं कि एक ये है पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज बने। अगर IMF की पॉलिसीज उनके कहने पे ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं और जो हमारे साहब कह रहे हैं कि पहले से पाकिस्तानी कवानीन के तहत मौजूद है, तो फिर ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? अगर ऑलरेडी मौजूद है और कानून मौजूद है और पाकिस्तानी लॉ के तहत है, तो फिर नया कानून लाने की क्या जरूरत है? अगर उन कवानीन में थोड़ा सा बदल चाहिए। मैं जरा पूछता हूँ खान साहब से। अच्छा, बट आप दोनों जरा इजाजत दीजिए, मैं जरा मलिक साहब से पूछ लूं। मलिक साहब, क्यों आप इसे मिनी बजट क्यों कह रहे हैं? अभी ये प्रपोज्ड ऑर्डिनेंसेस हैं, अभी आने हैं, मगर मीडिया रिपोर्ट्स कुछ तफसीलात जो है वो सामने आ रही हैं, बट यू कॉलिंग इट अ मिनी बजट, क्यों? शुक्रिया रहमान। देखिए, तो थोड़ा इसका एक तारीखी पस मंजर और जो मौजूदा हालात हैं, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं कि हम आगे बात क्या करते हैं। 1956 का जो एक्ट है स्टेट बैंक का, वो रेगुलेशन की पूरी तफसील देता है। वो एक्ट, उसके अंदर बड़ा डिस्क्रिप्टिव एक्ट है और उसी एक्ट के ताबे रहते हुए 94, जिसकी अभी कायरा साहब भी और हमीम साहब भी बात कर रहे थे, 94 में उसको काफी एक ऑटोनॉमी के पास टू द एक्सटेंट एज रिक्वायर्ड वहां तक एक बड़ी ऑटोनॉमी दी गई थी, जो कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, सी वैल्यूज को रेगुलेट करने की हद तक काफी ऑटोनमस काम करता रहा। लेकिन अभी खदशा ये है कि अगर गालिबन ये जो प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बड़ा डायरेक्ट रोल इस सूरत में पैदा हो जाएगा कि वो आपकी इन सारी पॉलिसीज को कंट्रोल करने का बड़ा इख्तियार रखने का खदशा पैदा होगा। तो इसमें जब आपकी डिपेंडेंसी इतनी हाई हो उसमें, तो फिर इस तरह की प्रपोज्ड लेजिस्लेशन जो है या प्रपोज्ड ऑर्डिनेंस, ये मलिक साहब कैसे होगा? आप सर क्योंकि लॉ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो लॉज हैं, स्टेट बैंक ऑटोनोमस होने का मतलब बैनुल अक़वामी इदारों की या मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस की इंटरफेरेंस यहाँ पर कैसे बढ़ जाएगी? The one who will be lending money and the one who will be asking for those reforms, for example, वैल्यू ऑफ करेंसी पे उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ सकता है, उसकी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस आ सकता है, आपके इंटरेस्ट रेट पे इन्फ्लुएंस आ सकता है, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ है। आप सिर्फ IMF के साथ पैसे नहीं ले रहे होंगे, आपके पास इस वक्त पैसे लेने के कई इदारे हैं। आप वर्ल्ड बैंक के साथ भी अरेंजमेंट में हैं, आप डेवलपमेंट बैंक के साथ भी अरेंजमेंट में होंगे, आप और भी मल्टी बायलैटरल अरेंजमेंट्स में कई ऐसे इदारे जो डायरेक्टली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ हैं, जैसे ये बैंका वगैरह आ जाते हैं। वो बहुत सारी आपकी इस तरह की डिपेंडेंसी है जिसमें आपको फिर एक मुश्किल सूरत होगी कि डायरेक्टली उन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का आपके ऊपर बड़ा सीधा इम्पैक्ट आने लगे।
तो इसलिए इस खदशे का इजहार किया जा रहा है। अच्छा। और जो कायरा साहब बात कर रहे हैं वो बड़ी पर्टिनेंट बात है। उसके पहली ये कि जब इस तरह का बड़ा फैसला और उसकी अरेंजमेंट पहले लीगल आपके पास थी कि 56 के एक्ट के ताबे रहते हुए भी आप अपने नोटिफिकेशंस के साथ इसको ऑटोनोमस करके 94 ला रहे थे, तो फिर वो क्या जरूरत महसूस हुई कि जिसकी बुनियाद पे आप इसकी एब्सोल्यूट इकोनॉमी पे आप जा रहे हैं। रिसेंट पास्ट में आपको याद होगा कि जब डॉलर की झगड़ा शुरू हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बनी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था, ये तो स्टेट बैंक का काम है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो उस पर एक बहस जो पहले अब वो कल्मिनेटिव पॉइंट की तरफ जा रही है कि अगर ये मामला इस तरह से लेजिस्लेट करके किसी या ऑर्डिनेंस के जरिए पार्लियामेंट में गए बगैर उसको आप 2 महीने के लिए भी ऐसे कर देते हैं, तो इन क्राइसिस की सूरत में जब आपकी बहुत सारी डिपेंडेंस है अपॉन दीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये कोई अच्छा एक तासुर नहीं उभार रही। तो इस पे मेरा ख्याल हुकूमत से दोबारा, मगर वो हुमायूं खान साहब कह रहे हैं, हुमायूं अख्तर साहब कह रहे हैं कि 2 महीने बाद भी खैर पार्लियामेंट के अंदर ही आना है, बट गवर्नमेंट की ये जो ऑर्डिनेंसेस की इसकी जरूरत है। मैं हुमायूं अख्तर साहब जरा एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं जरा कि इससे सारी सिचुएशन से महंगाई के चैलेंज हुकूमत बार बार कहती है हमें इसका इदराक है, तो क्या आगे महंगाई कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है? इस ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मैशत की। कायरा साहब, ये महंगाई बड़ा इशू है, लेकिन अपोजिशन जिससे अवाम की तर्जुमानी करना होती है, हुकूमती इक़दाम पर नजर रखना होती है, ऐसा लगता है कि आप लोग भी अपने मामलात में उलझे हुए हैं, 2 माइंड्स हैं कि सड़कों पर आना है या पार्लियामान में जाना है। तो आपके तो अपने इख्तलाफात क्या सॉर्ट आउट हो जाएंगे जो अभी सूरत हाल लग रही है? क्योंकि आज कुछ नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से बातें हुई हैं कि हम इन मामलात को ठीक कर लेंगे, ये जो इस्तीफों वाला मामला है। जी, कायरा साहब साथ हैं? अच्छा, मैं जरा कायरा साहब के पास जाता हूं, मगर मलिक साहब यही सवाल सर आपसे है, ये जो इंटरनल रिफ्ट की जो बात हो रही है सर, आपको लगता है कि पीडीएम इस मामले से निमट लेगी या इस फेज से गुजर जाएगी, ये इख्तलाफात दूर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए ना, मेरा तो इस पे एक बड़ा क्लियर रिजॉल्व है कि ये जो तहरीक है इसके ऑब्जेक्टिव्स इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट, ये सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात करती है, ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठी हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करती हैं। ये जो इसमें कोई इस्तीफे आज होना ये इसमें पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशंस होती हैं और इसमें आगे चली जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये क्योंकि 70 साल का जो हमारे सामने हम डिफाइन करना चाहते हैं वेदर इट रिमेन्स के ये उस तरह के वाइब्रेंट जो 1960s में एक सिविलियन अपराइजिंग की और एक मूवमेंट की तरह, या ये एमआरडी की तरह तकलीफ उठाती है, सोबतें उठाती है और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे चलती रहती है, और या इस तरह से कि ये एआरडी जो पीछे रिसेंट पास्ट में थी, तो ये सब कुछ सामने है, सबके सामने है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बड़े लार्जर हैं। मगर सर ये जो रेजोल्यूशन है इसकी, अब देखिए वो ऑपोजिशन लीडर का मामला सेनेट में, उस पर भी जो है वो फिर मेरा ख्याल है मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं, कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी है, तो ये जो गल्फ है ये बजाय खत्म होने के कहीं ऐसा तो नहीं है मलिक साहब, ये ज्यादा थोड़ा सा जरा ज्यादा जो है वो खलीज जो है वो गहरी होती जा रही है? नहीं रहमान, वी आर लिविंग पीपल, वी आर लिविंग पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं, लेकिन एक नुक्ते वर्ज करेंगे ही, और वो नुक्ता ये है कि ये डेमोक्रेटिक राइट्स की बात है, ये सिविलियन सुप्रीमेसी की बात है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात है, ये अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, ऑफ द पार्लियामेंट की बात, और इस नुक्ते पे ये सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस इकट्ठी रहेंगी, हिदा महाज के तौर पे काम करेंगी। ठीक है, हुमायूं अख्तर खान साहब, सर आपको क्या लगता है ये जो इनके इंटरनल डिफरेंसेस हैं, गवर्नमेंट तो कह रही है कि बल्कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो है वो इख्तलाफात हैं, तो आपस के इख्तलाफात, इनकी पार्टियों के अंदर के इख्तलाफात,
ये तो मलिक साहब इज वेरी होपफुल बाय द वे, वो कह रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगा, ये इख्तिलाफात दूर हो जाएंगे। जी, अगर आपकी इजाजत हो, मैं विद रिस्पेक्ट टू ऑटोनॉमी सिर्फ 2 शॉर्ट नुक्ते उठाना चाहूंगा। हाल ही में जो हमने देखा कर लें इवन शौकत अजीज साहब के टाइम पे और इसाक डार साहब के टाइम पे एक जो बहुत बड़ी खामी रही है, जो अगली हुकूमतें भुगतती हैं, वो रुपया को ओवर वैल्यू रखना होता है। जो रुपया की कीमत है उससे ज्यादा वो जानबूझ के रखी जाती है। उससे एक तो आर्टिफिशियली रुपयों में आपका बैरूनी कर्जा जितना है उससे कम नजर आता है, और दूसरा ये है कि जो चीजें इंपोर्ट हो रही होती हैं, क्योंकि इंपोर्ट सस्ती हो जाती हैं, वो सस्ती हो जाती हैं, और आप कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है, इन्फ्लेशन नहीं है, हालांकि एक्सपोर्ट्स आपकी महंगी हो जाती हैं। ये चीज ऑटोनॉमी के जिम्मे में आती है, और ये चीज अब स्टेट बैंक फ्री फ्लोट करेंसी को रखेगा ताकि ये चीज दोबारा दोहराई ना जाए, जो बुनियादी वजह बनती है पाकिस्तान का 23 मरतबा IMF के पास जाने की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ऑटोनॉमी हमें इसलिए भी स्ट्रेंथन करनी है कि हुकूमतें की जो आदत होती है नोट छपवाने की विच इज के स्टेट बैंक डायरेक्ट बोरिंग की जाए, ये नोट छापने की अब हुकूमतों को इजाजत नहीं होगी। ये 2 फंडामेंटल मैंने मिसालें दी आपको। नहीं, मगर खान साहब, ये जो इस कदर डी रेगुलेशन है, क्या हमारे जैसे मुल्क को जहां पर सिर्फ शकूक शुबात भी बहुत सारे होते हैं, ये तीनों में नेपरा, SBP और इसमें हमें डी रेगुलेशन जो है वो सब्सिडीज के मामले में नजर आ रही, सूटेबल आपको लगता है पाकिस्तान में ये होगी? यू आर कॉन्फिडेंट के मामलात, इकोनॉमी, मार्केट खुद को संभाल लेगी इन तीनों इश्यूज को लेकर, या अगर डी रेगुलेशन की जाए? आप सब्सिडीज की रमानदर, आप सब्सिडीज की बात कर रहे हैं। ये किसने कहा है कि अवाम की सब्सिडीज, चाहे वो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी हो या किसी और चीज की सब्सिडी हो या खाद की सब्सिडी हो, ये किसने कहा कि वो खत्म होंगी? ये सब्सिडीज खत्म नहीं हो रही। ये जो एक्सेप्शंस दी जाती हैं, ये जो SRO इश्यू किए जाते हैं जिसमें एक खास सेक्टर को खास किस्म के इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो विड्रॉ किए जाएंगे। अवामी सब्सिडी नहीं विड्रॉ की जाए। ठीक है, चलें, ये तो अब ऑर्डिनेंस आएगा तो मेरा ख्याल है सिचुएशन और ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। बट कायरा साहब, सर मैंने वो सवाल आपसे पहले पूछा, छोटी सी गुजारिश है, आप साथ में थे। अच्छा चलें, मैं तो सियासी सवाल पूछना था, बट आप कमेंट करना चाह रहे हैं, कर दे, फिर मैं पूछ लेता हूं। छोटा सा, मैं ज्यादा लंबा नहीं करता, छोटा सा कमेंट ये है कि हमारा इशू सिंपल ये है कि जब आप इन रेगुलेटरी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको ऑटोनोमस तो होना चाहिए, लेकिन इनकी ऑटोनॉमी को, और खासतौर पे जो आपके फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक है, अगर इनकी एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी हो जाए, नेपरा की एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी हो जाए, तो उसके माने क्या होंगे? हुकूमतें तो आवाम को जवाबदेह होती हैं। अगर आप सिर्फ खालिसतन इकोनॉमी को सामने रखते हुए फैसले करें, तो फिर ना तो आप स्टेट बैंक की पॉलिसीज के तहत लोगों को रिलीफ दे सकेंगे, और ना नेपरा में या किसी और में आप दे सकेंगे। यही काम होता है कुशन के तौर पे हुकूमत का खड़ा होना। अगर आप निजाम के आगे बिल्कुल बेबस है, तो IMF के लिए तो पाकिस्तान में कैद पड़ता है, तो बड़े वो इकोनॉमी को ठीक करेंगे। जी खान साहब क्या कह रहे हैं? एक कमेंट रमान, देखिए मैं कायरा साहब की बात से मुतफिक हूं, लेकिन हुकूमतों को अपनी पॉलिसी सही करनी चाहिए ताकि इकोनॉमीज में खामियां पैदा ना हो, और रेगुलेटर पे डिपेंड ना करें कि वो हुकूमत का हाथ पकड़ के उनके मसाइल हल करेंगे। रेगुलेटर जो है वो कवानीन के तहत सिर्फ रेगुलेट करता है, पॉलिसी हुकूमत बनाती है। राइट, चले कायरा साहब, अब जरा वो सियासी सवाल जो आपसे पूछा था उसका भी जवाब दे दें। ये ऑपोजिशन 2 माइंड्स में क्यों है? आपको तर्जुमानी करनी होती है, मगर ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन अपने मामलात में उलझी हुई है कि सड़कों पर आना, इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च करना है, नहीं करना। तो आपको लगता है कि इस जो गवर्नमेंट पर चेक रखना है वो ऑपोजिशन अपना काम कर सकेगी? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि अपोजिशन कर क्यों रही है? क्या हम इस गवर्नमेंट को खत्म करना चाहते हैं? तो क्यों करना चाहते हैं? क्यों लेके एहतजाज निकले हैं कि ये हुकूमत परफॉर्मेंस में फेल हो गई, ये लोगों को महंगाई, बेरोजगारी इसके तूफान में फंसा के, और आज खुद एक बहाने बना रहे हैं कि जी हम तैयार नहीं थे, हमें पता नहीं था, हमारी ट्रेनिंग नहीं थी। तो ये हुकूमत इनकम्पिटेंट है और इनकी गवर्नेंस ने बर्बादी उतार दी है पाकिस्तान में। इसीलिए कि ये हुकूमत जाए तो दूसरी कोई ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो लोगों के बेहतर रिलीफ के लिए काम करे, लोगों के रोजगार के लिए, महंगाई और इसका सारे तूफान का मुकाबला कर सके, जो आलमी इदारों को भी मुंह दे के बात कर सके कि भाई हम
दुनिया में सिर्फ IMF के तहत इकोनॉमी दुरुस्त नहीं की जाती दुनिया में, और IMF के शराइत के तहत दुनिया में बहुत कम इकोनॉमी है जहाँ पे बेहतरी आई है। खराबी के आसार ज्यादा इकोनॉमीज में है और बेहतरी के आसार कम इकोनॉमीज में है। लेकिन फिर भी मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि अपोजिशन अपनी ड्यूटी आज भी कर रही है, मीडिया के जरिए भी कर रही है, फोरम्स के ऊपर भी कर रही है, और इस हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक चलाने की बात कर रही है वो भी इसीलिए कर रही। सर मगर वो आपका मकसद तो इकट्ठे है, वो आप तो क्लियर कहें उस पे आपका जो टारगेट है, लेकिन उसके लिए तरीकाकार जो है सर उस पर इख्तलाफ है ना, उस पे जहां पर आप इकट्ठे चलने का फैसला किए बात कर लेंगे, वो बात हो जाएगी। देखिए ना, डिफरेंसेस हो सकते हैं ना, हम एक सफर तय करना है तो सफर को तय करने के लिए हमारा रास्ता, हम कह रहे हैं कि जी इसका रास्ता ए बेहतर है, दूसरे हमारे दोस्त कहते हैं बी वाला रास्ता बेहतर है, तो ये रास्ते के तयन का ही फर्क है ना। बाकी हम भी इस्तीफे देने के खिलाफ कोई नहीं है, हम कह रहे हैं पहले आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं और फिर अगर जरूरत हो तो जहां तक चलेंगे। वो कह रहे हैं नहीं, अदम एतमाद की बजाय डायरेक्टली इस्तीफे दें और गवर्नमेंट को चलता करें। तो ये सिर्फ इतना फर्क है, बाकी कुछ पर कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, मैं सर एक ब्रेक ले रहा हूँ, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अपोजिशन के जो रास्तों की बात हो रही है कि किस रास्ते पर जो है वो जाना है, इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, इस बहस को समेटते हैं। मलिक साहब, ये आपके रास्ते तो अलग अलग हैं, पहुंच जाएंगे एक जगह पर, ये ना हो कि कोई एक रास्ता लेके किसी एक और मंजिल की तरफ हो और दूसरा जो है वो किसी और मंजिल की तरफ हो। जी मलिक साहब। अच्छा जी हमायूं साहब, सर आपको लगता है ये सफर मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से हो रहे हैं? अच्छा जी जी रिमांड में जी मलिक साहब आ गई आपकी आवाज। मंजिल भी एक है लेकिन सफर थोड़ा सा कोई हम नहीं सर, रास्ता देखिए, पिछली दफा रास्ते पर आप कायल हो गए थे, पीपल्स पार्टी ने आपको कायल किया था, तो इस दफा आप कायल करेंगे या फिर से कायल हो जाएंगे? जी मलिक साहब, चले मैं मलिक साहब की तरफ दोबारा वापस जाते हैं। हुमायूं खान साहब वो कह रहे हैं कि हमारे रास्ता भी एक है, मंजिल भी एक है, सब कुछ एक है, पहुंच जाएंगे। देखिए रहमान, मेरी गुजारिश सुने। एक चीज होती है ना, नाकामी को आप जितनी मर्तबा ट्राई करेंगे वो कामयाबी में तब्दील नहीं होगी। ये नैरेटिव जो अपनाया गया विच वाज बेसिकली एंटी गवर्नमेंट एंड एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उसको अवाम ने किसी किस्म की कोई पजीराई हासिल नहीं हुई। 13 दिसंबर का जलसे देख लिया और फिर आपने देखा कि जी वो उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश की गई कि महंगाई के खिलाफ। अब आपने सुना है, मैं वो महंगाई के खिलाफ 2-3 बयानात आए, वो भी खत्म हो गया। अब इनकी पार्टी में फूट पड़ गई है। पीपल पार्टी ने वाज़े अपना व्यू दे दिया है और PMLN के अंदर इस वक्त बिल्कुल सही कहा आज PTI के नुमाइंदों ने, PMLN के अंदर सीरियस इश्यूज हैं और बल्कि यहां तक के मरियम नवाज रैपिंग अप द डिबेट, खान साहब, ये महंगाई वाला जो चैलेंज है, हुकूमत कहती है हमें इदराक है, आपको लगता है कि इसको ओवरकम कर लेंगे? आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी जी देखिए, हमें पूरी उम्मीद है। हमने बहुत इस जो इकोनॉमिक सूरत हाल मिली और कोविड की वजह से सारी दुनिया की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, हम समझते हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी को बेहतर संभाला है, हमने लोगों का भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि अब हम इस इकोनॉमी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मैं फाइनली मलिक साहब, एक वो फ्रेज बड़ा आजकल मशहूर हो रहा है, हाउस पुटिंग हाउस इन ऑर्डर, तो आपको तो सर पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, वो